ओके, इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने जनाब ट्रायल बैलेंस वाला जो एरिया है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इनकम्प्लीट रैकेट्स पे। ठीक है। ओके। रीजंस फॉर इनकम्प्लीट रैकेट्स रैकेट्स जो हैं वो आपके इनकम्प्लीट क्यों रह जाते हैं। आपके सबसे पहली बात है कि आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो हमेशा आपके कंप्लीट होने चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है। अब क्यों होने चाहिए? एक रीजन तो ये है कि भाई सबसे पहले तो यार लॉ की लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट है। टैक्स लॉस की रिक्वायरमेंट है। दुनिया में जहां भी चले जाएं कि आपके सेल टैक्स रिटर्न्स प्रॉपर होने चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रॉपर होने चाहिए। तो ये प्रॉपर तभी होंगे जब आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह सही रिकॉर्डेड होंगे। ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि आपने प्रोड्यूस करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। जो भी आपके इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, इंटेंडेड यूजर्स हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, कौन होते हैं भाई? आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, टैक्स अथॉरिटीज होती हैं। अगेन जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एक्यूरेट नहीं होगी और कंप्लीटली उसके अंदर ट्रांजेक्शन नहीं होंगी तो जाहिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ये एक्यूरेट नहीं होंगे तो जाहिर है वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। और आपको जो है इसकी वजह से पेनल्टीज वगैरह भी फेस करनी पड़ सकती हैं। फिर आपने ऑपरेशंस को अपने कंट्रोल करना है। अगेन लेट से आपने विद इन अ ईयर 100 सेल्स करी थी। ठीक है। अगर उसमें से 30 अनरिकॉर्डेड रह गई तो इसका मतलब है आप 30 कस्टमर से अपनी पेमेंट ही रिसीव नहीं करोगे। ये एक इशू है। फिर आपने अपने एसेट्स को सेफ गार्ड्स करना होता है जो कि कंफर्म होती हैं फिजिकली इंस्पेक्शन वगैरह से। और उसको भी करने के लिए आपके रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो एक्यूरेट और कंप्लीट होने चाहिए। अब अगली बात आ जाती है। ठीक है कि ये तो समझ में आ गया कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्लीट क्यों होने चाहिए। अब ये कि यार ठीक है, अगली रीजन ये कि यार रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट क्यों रह जाते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं भाई? एक बात है कि लोग ये समझ रहे होते हैं, एम्प्लॉयज वगैरह ये समझ रहे होते हैं कि यार एवं ही ड्रामा है ऑर्गेनाइजेशन का, हमसे ज्यादा काम निकलवाने का कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। दूसरी, बहुत सारे बिजनेसेस जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं वो कहते हैं यार ये इतना बड़ा अकाउंटेंट रखे हैं, ACCA रखेंगे, वो बैठ के बस सिर्फ खाना पूरियां करता रहेगा, कुछ फायदा नहीं है। ये एक है थिंकिंग छोटे मोटे सोल ट्रेडर्स जो होते हैं उनमें ये इशू आता है। अच्छा, दूसरा और क्या है जी कि इनवॉइसेस वगैरह जो आपने रखी हुई थी वो आपसे मिस हो गई। हो सकता है फायर लग जाए, हो सकता है स्टॉर्म आ जाए, हो सकता है यू नो थेफ्ट हो जाए। ये सिनेरियोज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो मिस हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल हो किसी का तो वो पूछ सकता है जनाब। एनी क्वेश्चन? No, sir. All okay. ओके।
फिर जनाब आगे बढ़ सकते हैं। अब सही है, ये बात समझ में आ गई कि यार रिकॉर्ड्स जो हैं वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हमें सॉल्व किस तरह करना है। एक सोल ट्रेडर है, आप उसकी जो है उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि यार मेरा प्रॉफिट कितना रहा है, या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या उसने प्लानिंग या मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए अब उसको अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह कंप्लीट करनी है। ठीक है, पोस्ट ईयर एंड फिगर्स उसको चाहिए, अब वो किस तरह करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली उसकी वेरियस टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब वो क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन को वो आगे पीछे करे। दूसरा, मिसिंग फिगर्स जो हैं वो लेजर अकाउंट्स में से ड्राइव करे, उनको एक्सट्रैक्ट करे। मार्कअप्स और मार्जिन कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत से सोल ट्रेडर बिजनेसेस हैं जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते हैं, जैसे कि सेल्स, परचेजेस, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह। ठीक है, लेकिन उनको सही तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, तो उसको सही तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। जब एक अकाउंटेंट के पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है अब वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। जब उसने एस्टैब्लिश करना होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी निकालना होता है उसके लिए। ठीक है, किस तरह करेगा। देखो, एसेट्स कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये तो नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक है, अब कैपिटल वो किस तरह निकालेगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल जो ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस हुआ होगा, प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स। ये इक्वेशन मजीद एक्सपैंड हो सकती है, एक्सट्रैक्ट हो सकती है। किस तरह, ये देखो, ओपनिंग कैपिटल आ गया, कैपिटल इंट्रोड्यूस आ गया, प्रॉफिट्स आ गया, माइनस कर दी ड्राइंग्स, इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इस तरह आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो सकती है, वो एक्सट्रैक्ट हो सकती है। तो जब आपने आइडेंटिफाई करना है मिसिंग प्रॉफिट अमाउंट को, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को आप रीअरेंज कर दोगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस ड्राइंग्स। इंफॉर्मेशन जो है एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, ओपनिंग कैपिटल की, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, या ड्यूरिंग द जो भी आपने ड्राइंग्स वगैरह करी हैं, वो आपको चाहिए ताकि आप अपने इस फिगर तक, यानी कि प्रॉफिट के अमाउंट तक पहुंच सको। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखो, हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है। ठीक है, कंप्लीट द सेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द करेक्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन ऑन द लेफ्ट साइड। आपने कंप्लीट करना है सेक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपको राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, टू द करेक्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा। Opening capital uh, uh, plus profit minus drawing. ओके, कैपिटल इज इक्वल टू Capital is equal to asset minus liabilities. ओके, एसेट्स इज इक्वल टू Asset is Assets equal liability to minus ओके, और एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू drawing and assets minus liabilities. राइट। सो अब ये देखो राइट आंसर, जिसने बोला एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस लाइबिलिटीज, करेक्ट वन। अगर आपने प्रॉफिट के लिए बोला एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, दिस इज द राइट वन। और अगर आपने सोचा कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, सो दिस इज द राइट, ऑर्डर कह लेंगे, राइट इक्वेशंस हैं ये। ठीक है जी, अच्छा जी। अभी आपके पास एग्जांपल आ रही है, हैना रन्स अ रेस्टोरेंट सेलिंग hot food to customers. It does not keep
detailed accounting records but has supplied the following year end balances. Motor van for transporting stall and supplies, market stalls including cooking facilities, inventory of foodstuff, bank and cash balance, amounts outstanding to suppliers, capital at the end of the last year, capital increase this year, drawings taken. ठीक है, अब आपने इसको अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने अभी देखी है, एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन देखी है, उसके हिसाब से इसको रीअरेंज करके प्रॉफिट जरा ड्राइव कर। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, उसके बाद मैं कराता हूँ। Sir, I couldn't see the screen. यहाँ मैं वापस ला रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी। सही अब आ रही है स्क्रीन उधर? Okay. ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, वो क्वेश्चन वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है कि वो ये क्या रहा है, कि आप एक बार थोड़ा जूम आउट करें कि वो मैं एक बार पढ़ लूँ। ओके, देखो, एज एक्सप्लेन्ड Hannah runs a restaurant selling hot food to customers. He does not keep detailed accounting records. उसके पास detailed accounting records नहीं है, but has supplied the following year end balances. आपको कुछ year end balances उसने दिए हैं। Motor van for transporting stall and supplies, market stall including cookie facilities, inventory of food stuff, bank and cash balance, amounts outstanding to suppliers, capital at the end of the last year, capital introduced this year, ठीक है, और drawings taken। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रॉफिट फॉर द ईयर।
सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? कर दिया। ओके। ऑलराइट, किस किस का हो गया? सर सिर्फ 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स का ही तो टाइम था, इतना टाइम लगाओगे? पेपर एक ही क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा भाई। ओके, अब मैं सॉल्व करता हूँ। हमने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देखी है, राइट? सो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या थी हमारी इक्वेशन? कौन बताएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्लस ड्राइंग। इतनी देर से बताया, वो भी गलत। ओपनिंग कैपिटल माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस ड्राइंग्स। ठीक है। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू मेरे एसेट्स, यहाँ पे मुझे क्या क्या दिए हैं मैं देखो। मोटर वैन, ठीक है। मार्केट स्टॉल, बट सर मार्केट स्टोर इन्वेंट्री। तो एक्सपेंसेस नहीं है। हाँ, Market store. Why is it expensive? Because market store including cooking facilities, ये तो expenses है ना? मार्केट स्टॉल इंक्लूडिंग कुकिंग फैसिलिटीज, एक रेस्टोरेंट है स्ट्रीट फूड टाइप का, उसके लिए तो ये एसेट है ना। स्टॉल यस सर, वो लगाएगा, स्टॉल जी सर वो लगाएगा, उसके बाद चूल्हा लगाएगा, उसके ऊपर वो जो भी उसने बर्गर शर्गर बनाना है
वो बनाएगा, तो उसके लिए तो वो एसेट है ना, उसके बगैर वो बिजनेस कैसे चलाएगा? बिजनेस के लिए नॉन करंट एसेट्स इंक्लूड होगा, क्योंकि वो बिजनेस के लिए नॉन कर, क्योंकि वो उससे मुनाफा कमा हाँ रहा है। वो बिल्कुल, चीज अभी वो आपसे नॉन करंट वो पूछ ही नहीं रहा है कि करंट है नॉन करंट है, वो पूछ रहा है एसेट। ठीक है। सो ये हमारे हो गए एसेट्स, हो गए हमारे कितने के, 3000 प्लस 2000 प्लस 500, ठीक है, प्लस 850, टोटल ये हो जाएंगे हमारे 6350 के। अच्छा जी, लाइबिलिटीज हमारे पास, अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर्स कितना आ गया, 250, माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारा कैपिटल लास्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर मीन्स इस साल का ओपनिंग कितना है, 5000, माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस कोई है ड्यूरिंग द ईयर, जीरो, नील, ठीक है, प्लस ड्राइंग सिंपली दी हुई है कितनी है, 8000 की। सो ये हमारे पास आ गया 6350 माइनस कितना था ये, 250 था, सॉरी टाइपिंग एरर, -250 -5000 -0 प्लस 8000 इक्वल कितना आ जाएगा प्रॉफिट मेरा इन सबको करने के बाद, 9100। सो अगर क्लियर है तो बता दें, अगर क्लियर नहीं है, कोई सवाल है तो बता दें। सर ये क्लियर है, बस वो मैंने नोट कर लिया, जो आपने सवाल इधर मैंने लिख लिया है, वो फिर मैं करूंगा इंशाल्लाह, आपको व्हाट्सएप दिखा दूंगा। आप आगे फिर आगे चले सर। अच्छा जी, ये आगे हो गया भाई। अब अगेन ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, मुझे पता है, मुझे ही करना पड़ेगा। माइलो स्टार्टेड इज बिजनेस ऑन 1 जनवरी, ठीक है, with 10,000 in cash. He bought a kiosk for 9,000 and invent for यानी कि invent for 1,000, ठीक है। He did not introduce any further into capital into the business during the year. He withdrew 100 weekly except for the first 2 weeks when he drew nothing, ठीक है। At the end of the year on 31st December, he had the following assets and liabilities. Kiosk estimated useful life is another 2 years, ठीक है। Trade receivables 950, ट्रेड पेबल्स होलसेलर को 1650, अच्छा जी, इन्वेंट्रीज 550 और कैश 370। अगेन हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट फॉर द, बोलो, ईयर, ईयर सर, ईयर। Profit for the year. ठीक है। तो भाई अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे इक्वेशन बता सकते हैं, क्या इक्वेशन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू Asset minus liabilities एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज माइनस ओपनिंग minus कैपिटल minus closing माइनस capital कैपिटल plus इंट्रोड्यूस drawing. प्लस यहाँ पे डी फॉर ड्राइंग, Mhm. ठीक है। ओके, एसिड्स के लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लोग अपनी बनाते हैं वर्किंग की स्पेस, मैंने लिख दिया वर्किंग 1, ठीक है। W1 मीन्स वर्किंग 1, नॉन करंट एसेट्स, N.C.A मीन्स नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट उसने हमें कितनी बताई है, ऊपर 9000 नजर आ रहा है, ये देखो, कियोस्क, कियोस्क आपका नॉन करंट एसेट है 9000, ठीक है, जिसकी लाइफ उसने बताई थी 5 years, ठीक है, जिसमें से उसने कहा कि 2 years की इसकी लाइफ रहती है, तो इसका मतलब है 3 years यूज हो चुके हैं, तो 9000 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, ठीक है, तो मेरी क्या आ जाएगी, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी विच इज 6000, ठीक है। अच्छा जी, करंट एसेट्स, हमारे रिसीवेबल्स अभी हमने क्वेश्चन में पढ़े 950 थे,
इन्वेंट्री हमने भी देखी है 550 की थी, और कैश हमारा क्या था 370 का था। ठीक है, सो करंट एसेट्स हमारे बन रहे हैं 1870 के, और 6000 के मेरे नॉन करंट एसेट्स, ये डेप्रिसिएशन निकलने के बाद, तो टोटल मेरे नॉन करंट एसेट्स कितने के आ गए 7870 के। मतलब टोटल एसेट्स मेरे कितने आ गए 7870 के। अच्छा जी, अब प्रॉफिट इज इक्वल टू एसेट्स मेरे कितने आ गए, एसेट्स कितने के आ गए 7870। लाइबिलिटी मेरी कितने की आ गई, लाइबिलिटी मेरी आ गई 1650 की। ओपनिंग कैपिटल मेरा कितना आ गया 10,000 का आ गया। कैपिटल इंट्रोड्यूस मेरा कितने का आ गया 0 का आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद उसके बाद मेरी ड्राइंग्स, उसने बोला है कि वो हर हफ्ते कितने निकाल रहा है अपने यूज के लिए 100। पहले 2 वीक्स उसने कुछ भी नहीं लिया, इसका मतलब है साल में कितने वीक्स होते हैं, कौन बताएगा? 54. 52। Okay, 52, sorry. तो 52 वीक्स होते हैं, और उसने पहले 2 हफ्ते कुछ भी नहीं निकाला, तो इसका मतलब है उसने टोटल कितने वीक्स निकाला 50 वीक्स निकाला। सो 100 इंटू 50, सो टोटल ड्राइंग कितने की होगी 5000 की। सही है, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, कौन निकाल के बताएगा मुझे जल्दी से? जल्दी से, सारी वर्किंग मैंने करके दे दी है, प्रॉफिट तो निकाल के दे दो जल्दी से। शाबाश, शाबाश मेरे चीतों, शाबाश, जल्दी से। $11,160. नो, रॉन्ग। प्रॉफिट इज 12,500. नहीं, 1220। कैसे कर रहे हो यार, 7870 के एसेट्स, उसमें से माइनस करोगे लाइबिलिटीज, ओपनिंग कैपिटल और ऐड कर दोगे ड्राइंग्स, तो ओवरऑल आपका बन रहा है 1220। दैट्स इट। ओके, रिमेंबर द रूल, बोर्ड मास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, सबसेक्शन वाला रूल। सही, अच्छा जी, यहाँ तक कोई इशू, कोई सवाल? Yes, I have a question. हम क्यों 52 से लिंक है, ये कुछ कंफ्यूज 52 है। से क्यों लिंक करना है, क्यों उसे यूज करना है, क्या रिलेटेड है आपको 52 वीक्स में बहुत यहाँ? सिंपल रिलेशन है, अंग्रेजी इंग्लिश, इंग्लिश। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, आपके सामने क्वेश्चन है कि एक सेकंड, ये रहा क्वेश्चन। ही विड्रू $100 वीकली, एक्सेप्ट फॉर द, 2 weeks when he will do तो nothing. एक साल में कितने वीक्स, 52 है। 22. उसमें 2 वीक्स में कुछ भी नहीं निकाला, तो कितने वीक्स रह गए? 50. Okay, 50 I मल्टीप्लाई बाय understand. 100। सिंपल, लाइफ को Yes, sir. सिंपल बनाओ, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं हो।
आगे बढ़े। यस Yes. सर, यस सर। Drive missing figures from ledger accounts. Missing figures can be derived using the ledger accounts. The three main accounts used are trade receivables, trade payables, and bank of cash. ठीक है जी। मिसिंग फिगर्स जो है वो लेजर अकाउंट्स यूज करते हुए भी किए जा सकते हैं। थ्री मेन अकाउंट्स जो कि यूज हो रहे होते हैं आपके किसी भी बिजनेस वगैरह में, वो एक ट्रेड पेबल्स होता है, बैंक होता है, कैश होता है, या रिसीवेबल्स होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट जो है वो टोटल सेल्स या कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आपको दे रहा होता है। ये देखो ऐसा ही होता है या नहीं। ओपनिंग बैलेंस, टोटल सेल्स, कैश फ्रॉम कस्टमर्स, क्रेडिट बैलेंस। हाँ जी। यस सर, यस सर। आप या आपकी मर्जी है, आप टी अकाउंट से खुश हो, कंफर्टेबल हो, तो आप ये फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। अगर आपको परफॉर्मा चाहिए तो ये देखो आपके लिए परफॉर्मा भी तैयार कर दी है। ठीक है, परफॉर्मा क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ऐड कर दो क्लोजिंग कस्टमर बैलेंस यानी कि जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स है, लेस कर दो ओपनिंग कस्टमर बैलेंस रिसीवेबल्स को, तो क्रेडिट सेल्स इन द ईयर आपके सामने आ जाएंगी। क्लियर? यस सर। आ जाओ फिर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करा करा के मार दूंगी, चीता बना दूंगी। Naima runs a florist business. She makes cash sales to customers who come into her shop and supplies floral arrangements to local hotels on credit terms. The hotels settle their balances in cash at her shop. When the sale invoices become due, she banks all cash remaining each day in her business bank account. Naima works alone and has no time to maintain a complete set of accounting records. However, she does have all her bank statements for the year. She also has a list of balances outstanding from her hotel customers at the start and end of her accounting year, 31st December 2000 X9. Total cash received during the year 183,400. नाइमा फ्लोरिस्ट बिजनेस चला रही है, ठीक है, वो कैश सेल्स कर रही है उन कस्टमर्स के साथ जो कि उसकी शॉप में आते हैं, और वो सप्लाई फ्लोरल अरेंजमेंट्स हैं लोकल होटल्स में क्रेडिट टर्म्स उधार क्रेडिट टर्म्स। ठीक है, द होटल्स होटल्स जो हैं वो अपने बैलेंसेस सेटल करते हैं इन कैश उसकी शॉप पे, जब सेल इनवॉइस क्या हो जाती है? आउटस्टैंडिंग होती है। ड्यू हो जाती है, आउटस्टैंडिंग हो जाती है। फिर वो बैंक कर देती है सारा रिमेनिंग, जो कि उसके पास कैश बचता है, तो डे एंड पे वो अपने अकाउंट में पैसा डाल देती है। यहाँ तक बात क्लियर है? सवाल क्लियर है? यस सर। हाँ कोई। नाइमा जो है वो मेरी तरह है, वो अकेले काम करती है, ठीक है। अच्छा जी, इसलिए उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में मसला होता है, लेकिन समझदार बच्ची है। क्या है? समझदार बच्ची है। तो उसके पास सारी बैंक स्टेटमेंट्स उसकी पड़ी है। फिर उसके पास वो लिस्ट भी पड़ी है कि कौन कौन से बैलेंसेस कस्टमर से अकाउंटिंग के ईयर के स्टार्ट पे और एंड पे वो पेंडिंग है। ड्यूरिंग द ईयर जो कैश उसको रिसीव हुआ है वो ये रहा 183,400। ठीक है, आगे चलें। अच्छा जी, मजीद इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। वो क्या आ गई कि होटल कस्टमर बैलेंसेस 1 जनवरी
साल के शुरू में कितने थे? 38,600। साल के एंड में कितने थे? 29,900। यानी कि हमारे पास ओपनिंग भी आ गया, हमारे पास क्लोजिंग भी आ गया, हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी आ गया। आगे चलते हैं भाई। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट देख लो। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट देखे 1 जनवरी को 38,600, क्लोजिंग देखें 29,900। ठीक है। कैश जो कि रिसीव हुआ उसके पास टोटल आउटस्टैंडिंग वगैरह 183,400 उसने लेना है अभी। तो सेल्स कितनी की आ गई? दिस, इन दोनों को ऐड करा, इसको लेस कर दिया तो हमारी ये सेल्स आ गई 174,700। हमने कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स और क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करा, लेस कर दिया, ओपनिंग बैलेंस है तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर आ गई। कोई सवाल? नहीं सर। आत्मा पे कोई बोझ? फिलहाल तो नहीं है सर। चलो अच्छी बात है फिर। Hiroto has an air conditioning business. He makes sales mainly on credit, issuing sale invoices for every sale. As his business has grown, he has not kept track of the amounts owed to him by customer at the end of his current accounting year, 3rd December 2009. However, he kept the bank statements that recorded all receipts from his credit customers and all sales invoices for the year. Total cash received from credit customer during the year 136,800. Total credit sale invoices 162,400. अच्छा जी, 1 जनवरी को कस्टमर बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग 27,200 है। 31 दिसंबर एक्साइन का हमें पता नहीं है। हाउ मच मनी इज हेरोटो ओड फ्रॉम हिज कस्टमर एट 31 दिसंबर X9। सो भाई एयर कंडीशनिंग का बिजनेस है, ठीक है। सेल्स करता है क्रेडिट पे, इशू करता है सेल इनवॉइसेस, ठीक है। इसका जैसे ही बिजनेस ग्रो कर रहा है तो भाई, लेकिन कस्टमर्स ने इसको कितना अमाउंट देना है इसका इसके पास कोई रिकॉर्ड है नहीं एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। इसके पास बैंक स्टेटमेंट्स पड़ी हुई है, सारी सेल इनवॉइसेस पड़ी हुई, टोटल कैश इनवॉइस ड्यूरिंग द ईयर पड़ा हुआ है, क्रेडिट सेल इनवॉइसेस इसके पास पड़ी हुई है, जो कि आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। How much money is Hiroto owed from his customers at 31st December 2009? मेरी तरफ से आप लोगों के लिए अब ये चैलेंज है 5 मिनट का, ठीक है। करते हो पूरा? करते हो पूरा? यस सर। सर 5 मिनट नहीं 10 मिनट हो जाए सही होगा। बेटा पेपर 2 घंटे का ही है। सर आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पेपर फिर इंशाल्लाह आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा। पक्की बात है? यस सर यस सर। चलो फिर टाइम लो, मैं आ रहा हूँ, मैं वक्फा लेके आता हूँ, आप लोग क्वेश्चन करो। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। तो सोल्यूशन टाइम। सर 2 मिनट। बस अब हो गया। ओपनिंग बैलेंस 27,200, सर बिल्कुल सेम है। सेल्स 162,400, इसका टोटल करा, ठीक है जी। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स हमें दिया हुआ था 136,800, सो यस सर। इन दो को ऐड करा, इसको लेस कर दिया तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 52,800। ये आंसर यस सर। 52,800। बेहतरीन। बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब ट्रेड पेबल्स अकाउंट हमारा किस तरह ड्राइव हो सकता है? क्रेडिट साइड पे आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, टोटल परचेजेस आ जाती हैं, डेबिट साइड पे आपके सप्लायर्स, कैश टू सप्लायर्स आ जाता है और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, ठीक है। ये टी अकाउंट यूज नहीं करना तो भाई आप ये परफॉर्मा यूज कर सकते हैं,
क्या है? कैश पेड टू सप्लायर्स एट क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस टू सप्लायर्स यानी पेएबल्स लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस टू सप्लायर्स पेएबल्स। आपके पास क्रेडिट परचेजेस इन द ईयर आ जाएंगी। Sir, her question. हम्म Uh, um, how will we know when to use pro forma and T accounts? एनी टाइम आपकी मर्जी है, आपने टी अकाउंट से करना है आप टी अकाउंट से करें, आपने परफॉर्मा से करना है परफॉर्मा से करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आपको आसान लगता है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है। सो फिर हमारे पास Okay. एक और एग्जांपल। All purchases made by Naima are made over the telephone to a supplier with whom she had a credit account. ठीक है, क्रेडिट अकाउंट है, कॉल करती है, सामान पहुंच जाता है। द फ्लावर्स एंड प्लांट्स आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू अ शॉप, उसकी डायरेक्टली उसी शॉप पे आ जाती है। देन शी देन पेज फॉर द डिलीवरी यूजिंग अ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अपनी ऐप खुलती है, बैंकिंग ऐप खुलती है, ट्रांसफर कर देती है। ठीक है। टोटल बैंक ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर वो कह रहे हैं कि भाई कितना है 124,600। बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर 1 जनवरी को थे 19,800, क्लोजिंग थे 20,300। नाइमा कैन ड्राइव द टोटल परचेजेस अमाउंट। अब टोटल परचेजेस अमाउंट चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, ओपनिंग में सर ओपनिंग का अमाउंट रखेंगे, क्लोजिंग में क्लोजिंग का अमाउंट रखेंगे, टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग वो आ जाएगा। ठीक है, यू कैन सी, देखो ओपनिंग में ओपनिंग रखा, कैश पे टू सप्लायर्स रखा मैंने। ठीक है, क्लोजिंग अमाउंट रखा, तो मेरे पास परचेजेस आ गई 125,100। सही है। ये कैश पे टू सप्लायर्स ऐड करा बैलेंस शीट के साथ, और ओपनिंग बैलेंस लेस करा, तो हमारे पास क्या आ गई? परचेजेस आ गई। कोई मसला? नहीं सर, इस टाइम अभी तक तो कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है, जबरदस्त। चलो फिर एक और एग्जांपल है। Hiroto makes purchases for his business using both cash and credit transactions. He keeps a record of the payments made to his suppliers, but he does not specify whether they are cash purchases or for the payment of supplier invoices. He does, however, kept all purchase invoices. Total cash paid to suppliers 122,800. Total purchases invoices 117,300. बैलेंस आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर्स कितना आ गया? 1 जनवरी X9, 31 दिसंबर X9 को का भी हमें पता नहीं है। हाउ मच डज हिरोटो ओ इज सर हम सप्लायर 31 दिसंबर X9? जी हम कर रहे हैं सवाल। करो, शाबाश, लग जाओ। ठीक, ओके। हाँ जी, दोनों आप लोग अपना अपना आंसर बताएं। सर मेरा 14,000 है। और आपका मनीषा? 109 into 100. ओके, देखते हैं कौन जीता। ओपनिंग बैलेंस 19,500। ओके, और परचेजेस 117,300। इन दोनों को ऐड करा, क्लोजिंग बैलेंस कैश पेड टू सप्लायर्स लेस करा, हमारे पास क्या आ गया? क्लोजिंग बैलेंस आ गया 14,000। सो कौन जीता भाई? सर मैं। जबरदस्त। अब भाई बैंक लेजर अकाउंट। The bank account can be used to drive cash received from customers, cash paid to suppliers, drawings taken by the owner, money paid for other expenses. सही है। आप बैंक एंड कैश का टी अकाउंट आपके सामने ये रहा। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट साइड पे, ओपनिंग कैश टू सप्लायर्स क्रेडिट साइड पे, ड्राइंग्स क्रेडिट साइड पे, अदर एक्सपेंसेस पेड क्रेडिट साइड पे। ठीक है,
बैंक एंड कैश अकाउंट का डिपॉजिट बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग तो क्रेडिट साइड पे, ठीक है। डेबिट साइड पे देख लें, ओपनिंग बैलेंस डिपॉजिट बैलेंस का, कैश फ्रॉम कस्टमर्स डेबिट साइड पे, और बैलेंस क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस का डेबिट साइड, ये टी अकाउंट बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये नाइमा वाली एग्जांपल जो करते हुए आ रहे हैं, नाइमा बाजी वाली, ये उसी की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। नाइमा हैज केप्ट ऑल हर बैंक फॉर द ईयर फ्रॉम एग्जांपल्स 4 and 5, यानी जो अभी हम लोग करते आ रहे हैं, द टोटल कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज, याद है 183,400, याद है। हाँ, एंड बैंक ट्रांसफर टू रिसीवेबल द अकाउंट सप्लायर्स में। वर, बैंक ट्रांसफर्स भी हमने निकाले थे, पता चला थे 124,600। नाइमा बैंक्स ऑल कैश at the end of each day after subtracting her personal expenses, यानी अपनी ड्राइंग्स निकालने के बाद बाकी का सारा अमाउंट बैंक कर देती है, ठीक है। एंड पेइंग स्मॉल बिजनेस एक्सपेंसेस टोटलिंग, जो उसके छोटे मोटे बिजनेस एक्सपेंस होते हैं, जो कि क्या थे पूरे साल के $8,840. The bank statement show that she has paid other businesses expenses such as rent and electricity totaling 18,650. The bills have been paid by बैंक ट्रांसफर, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस 1 जनवरी को आपके पास ये रहा 1380, 31 दिसंबर को ये रहा 6720। नाइमा कैन ड्राइव द टोटल अमाउंट टेकिंग एज ड्राइंग यूजिंग द बैंक अकाउंट एज फॉलोज। अब बैंक अकाउंट का हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं भाई, सिंपल है। बैंक सॉरी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, डिपॉजिट बैलेंस हमें दिया हुआ है 1380, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये रहा भाई ऊपर, अगर कंफ्यूजन हो रही है यस किसी सर दिया हुआ है। को, ये रहा यार, ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, कैश फ्रॉम कस्टमर्स हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये रहा 183,400, क्वेश्चन से ही उठाया है, कोई नई चीज नहीं करी है। कैश टू सप्लायर्स 124,600, उसने क्वेश्चन में ही बताया है, कोई नई चीज नहीं करी, क्रेडिट साइड पे आएगा, परफॉर्मा के हिसाब से ही चल रहा हूं मैं अभी तक। ड्रॉइंग्स 25,970, क्वेश्चन से ही उठाया है। अदर एक्सपेंसेस 8840 और वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के क्वेश्चन से ही उठाया है, कोई चेंज, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। 27,460, ठीक है। हाँ, अच्छा जी, सिर्फ और सिर्फ अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लिया, हमारे पास ये बैलेंस आ गया। फिर ये तीनों को ऐड कर लिया और यहां से इधर से लेस कर दिया, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, 6720। सही है, सिंपल है। यस टी अकाउंट से देखो बिल्कुल एक सिंपल है, आपके जहन में होना चाहिए क्या चीज किधर आती है, या आपको परफॉर्मा होना चाहिए थोड़ी बहुत, बस आपको जो है मैनिपुलेशन होती है डाटा के, इधर से इधर फिगर लेकर जाना है, एंड दैट्स इट, यूं हो जाएगा, सर ठीक है। फॉर्मेट समझना है और डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स जो एंट्री जिस जगह में हो बिल्कुल, रही है ये वो देखो समझनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ या ना। हाँ, क्लियर है सर। और भाई आपका क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, छोटी मोटी ये चीजें जहन में होनी चाहिए। बाकी एक चीज है, और वो चीज क्या है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने चीते बनते चले जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने चीते बनते चले जाओगे, राइट उतने सर पास राइट। होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, और उतना अच्छा स्कोर, बोलो, करेंगे सर। यस, ठीक है। यस। चले जी, मार्कअप एंड मार्जिन कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर एनी बिजनेस टू कंटिन्यू ट्रेडिंग। जाहिर है अब उसको बिजनेस प्रॉफिट करना होता है, तो उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ज्यादातर बिजनेसेस का क्या होता है,
आप वैसे तो और भी होते हैं भाई, आगे जाके एफआई वगैरह में टेक्निक सीखोगे, लेकिन एक आपके लेवल के लिहाज से क्या कैलकुलेट करोगे कॉस्ट, उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह रखोगे, मार्कअप वगैरह रखोगे, आपका प्रॉफिट निकलेगा उस हिसाब से जो है वो अपनी सेल्स वगैरह करोगे। तो या कॉस्ट स्ट्रक्चर या जो प्रॉफिट परसेंटेज होती है, वो जाहिर है किस तरह आपने बिजनेस में रखना है। तो उसके दो कॉस्ट स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से कॉस्ट स्ट्रक्चर हैं भाई हमारे पास? हमारे पास एक है मार्कअप और एक है मार्जिन। 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 मार्कअप कॉस्ट स्ट्रक्चर बेस करता है कॉस्ट पे, यानी कि मार्कअप का जब वो सामने वर्ड आएगा तो याद रखना कॉस्ट इज ऑलवेज 100%। 100%। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस विद अ मार्कअप ऑफ 20%, अगर उसका मार्कअप 20% है तो उसका जो स्ट्रक्चर है कॉस्ट वो कुछ इस तरह हो जाएगा कि भाई कॉस्ट तो 120। 100% है ही, तो प्रॉफिट हो गया 20, तो सेल्स कितनी हो जाएंगी? 20%। 120% बेटा। सर वो मैंने नीचे देख रहा था, माजरत। ठीक है भाई, कॉस्ट 100% है, प्रॉफिट उसने बोला है 20, तो सेल्स कितनी हो गई? 120। जबरदस्त। आगे बढ़ो भाई। अब देखो, फेमाई इंश्योर्स ही मेक अ प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक्स दैट ही सेल्स बाय अप्लाइंग 25% markup to all goods sold। ठीक है, टोटल सेल्स फिगर फॉर द ईयर 250,000। कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर मोटर बाइक इज एज फॉलोज। भाई देखो क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑन द टॉप ऑफ द कॉस्ट बाय अप्लाइंग 25% मार्कअप टू ऑल गुड्स सोल्ड। टोटल सेल्स फिगर कितना है? वो 250,000। ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर अब क्या होगा? जाहिर है देखो, SCP। ठीक है, सेल्स उसने बोली है कितनी? 250,000। 250,000। यार क्वेश्चन से देख के तो बता दो तुम लोग। ठीक है, तो भाई और ऑब्वियसली ये कितना होगा? सेल्स कितनी होंगी यहाँ पे, कितने परसेंट पे होंगी? 25%। 125। 125%। 125% पे होंगी। ठीक है, सो मेरी कॉस्ट क्या होगी भाई 100% पे? वैसे नजर भी आ रही है 200,000 होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, अब इसकी देखो साइंस क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरह निकाली मैंने? सिंपल है भाई, 250,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, ये मेरी आ गई कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपने निकालना है, मैंने तो आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है। एक ये वाला तरीका भी है, डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, 50,000। ठीक है, ये मैंने ये वाला तरीका यूज किया था, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई मसला? एक मिनट सर। जी। नहीं नहीं, सब ठीक है। कंफ्यूजन है जब हम that is we ये should do देखो 100 over 125 times 250,000 to get 200,000। बहुत सिंपल है, देखो तो सिंपल मैथ्स है यार, सिंपल हाँ, मैथ्स है। देखो एक दोबारा एक करते हैं, आप मेरे कंफ्यूजन है। पास करो बल्कि। ये देखो, सेल्स कितनी है? 250,000। ठीक है, हमने क्या यस। बोला? हाँ। मार्कअप में कॉस्ट इज ऑलवेज 100%, तो सेल्स कितने परसेंट पे होंगी? 125% पे होंगी। over 100। सही है। सी, कॉस्ट क्या है पता नहीं, लेकिन ये पता है कि 100% पे है। सही है। यस।
सो आप करो मेरे साथ 250,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 200,000. 200,000 आ गया। Yes. Yes. तो ये आ गया 200,000। हाँ, मिल अब गया. पी निकालो, अब पी निकालो। ऑब्वियसली एक तरीका मैंने अभी आपको सिंपलेस्ट करके दिखाया, 250 माइनस 200 50,000। लेकिन एक तरीका और है, और वो क्या है? 250,000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय ये देख लो यार 100. 120 सॉरी 125 मल्टीप्लाई बाय 25 सॉरी मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। ये आ जाएगा आपका 50,000। सिंपलेस्ट आपने जो तरीका यूज करना है वो आप कर सकते हो। आप इसी तरह दूसरा मेथड कह लो या स्ट्रक्चर क्या है, वो है मार्जिन कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, और मार्जिन कॉस्ट स्ट्रक्चर किस पे बेस करता है? बोलो, सेल्स पे। सेल सेल्स पे। और ये क्या अज्यूम करता है कि सेल्स हमेशा 100% कॉस्ट स्ट्रक्चर 100% पे होंगी। अब फॉर एग्जांपल अ बिजनेस विद अ मार्जिन ऑफ 20% विल हैव द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो जी, वही कर रखते हैं सेल्स। हाँ, वही हम लोग जिस तरह करते आ रहे थे उसी तरह करते हैं। सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट। अब सेल्स यहाँ पे कितनी है? 100% है। ठीक है, अब ये कह रहा है फॉर एग्जांपल 20% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी होगी? 125 और 120 ओ भाइयों, सेल्स 100 है। बेटा 80 नहीं होगी? 80 होगी ना? यस सर यस सर Yes. तो आ जाओ फिर। श्रेया हैज अ लग्जरी बोर्ड बिजनेस। उसका बोर्ड बिजनेस है भाई, सेठ बंदी है। She ensures her business will profit by applying a margin of 25% to all goods sold. She has kept all purchase invoices, giving a total cost of goods sold for the year of 225,000. The cost structure of Sharia good is as follows. ठीक है भाई, ओके 25% वो रखती है। ठीक है, तो भाई वैसे देखो SCP। ठीक है भाई, क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 25,000. 225,000। ठीक है, तो 100 माइनस 25 कर लो। 75. 75। ठीक है, तो 75 सेल्स आपकी क्या होंगी? हमेशा 100% होंगी। ठीक है, और प्रॉफिट आपका कितना होगा? 25 होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई मसला है? नहीं सर नहीं. यहाँ तक कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो फिर भाई क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ ही जाते हैं बस। अच्छा भाई, सो आप आ जाओ, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सेल्स 225,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, कितना आ गया? 300,000. 300,000. जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 225,000 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आ जाएगा? 75,000। ठीक है, एक और तरीका है जीपी निकालने का।
क्या 300,000? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसने आपको बताई नहीं थी 255,000 आ जाएगा, सॉरी 225,000 बोला। ये कितना हो गया भाई? 75,000, राइट? कोई मसला किसी को? नहीं सर। नहीं। अब अगली चीज, आइडेंटिफाई इन्वेंट्री फिगर्स यूजिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑब्वियसली एक वाइटल चीज है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितना अमाउंट वेस्ट हुआ, कितना इन्वेंट्री का टर्नओवर रहा, कितनी सेल हुई, कितनी पड़ी रह गई, कितनी डैमेज हो गई, वगैरह वगैरह, ये ड्राइव करना होता है, निकालना होता है। तो भाई किस तरह करेंगे, आ जाओ। अब ये देखो SJQ, ये हाँ यूं कर लेते इसको, ये यूं कर लेते, ठीक है भाई। SJQ कंपनी इज अ सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस, जैसे कि पेप्सी, कोक वगैरह वगैरह। इट अप्लाइज अ मार्कअप ऑफ कितना, 25 to all goods sold. It kept all purchase invoices which totaled 200,000. SJQ had an opening inventory of 30,000 and total sales for the year of 280,000. What is closing inventory? अच्छा जी, बताओ क्या यूज कर रही है, मार्जिन के कॉस्ट, मतलब मार्कअप के कॉस्ट। मार्जिन? कॉस्ट कॉस्ट मार्कअप। कॉस्ट में क्या मार्कअप में क्या होता है? कॉस्ट इज यस। 100%। एग्जैक्टली, ठीक है भाई। अब ये हमारा नीचे देखो ट्रेडिंग अकाउंट, इसने हमें दिया हुआ, सेल्स दी हुई है 280,000 125% के हिसाब से। फिर ये आपको इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का कह रहा है मुझे पता ही कोई नहीं है कितनी थी, ठीक है। लेकिन फिर उसने आप ये सारा लेस वगैरह करके ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% पे, कॉस्ट उसने आपको बताई हुई है 100% पे, और वो आपसे क्या मांग रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, बोलो। मांग रही है। मांगी है, निकालें? सर निकालें, करें? या सर निकालिए दूसरा क्वेश्चन फिर हमें दे दें। अच्छा भाई, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 280,000, ठीक है। अब जाहिर है सेल्स कितनी है, 125 पे होंगी, और कॉस्ट आपकी 100 पे होगी, तो कितना आ जाएगा? 224,000। बेहतरीन, सही है। 350। अब अगला हम लोग निकालते हैं टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, 280,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, कितना आ जाएगा? 56,000, सही है। 56,000। यस। तो ओके। अब उससे देखो, अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 224,000, हाँ या यस, ना? यस सर। सेल्स है। जी जी जी। ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। तो भाई अब हम यस लोग सर। कर देते हैं, अब हम लोग कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन बस तकरीबन सॉल्व हो गया। कंप्लीट। ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000, परचेजेस बोलो, 280। ओए 2। क्वेश्चन में 200,000, अल्लाह के बंदे, सर वो नजर नहीं आ रहा था इस वजह से। सही है। अब लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, अभी हमें नहीं पता, भी निकालते हैं, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाल ली, कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड?
अभी निकालिए। 224,000, 224,000. ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, कर लिया। यस सर। इसमें से लेस कर दो। 6,000 आएगा सर। हाँ जी, 6,000 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। आ गई, ठीक है। यस सर। चलो भाई, तुम्हारी अब आप लोगों की जरा ख्वाहिश पूरी करें। ये क्वेश्चन है हमारे पास अब। Shreya owns a bicycle business. She applies a margin of 20% to all goods sold. She has kept all purchase invoices. ठीक है, अच्छा जी, वो मार्जिन अप्लाई करती है, वो क्या करती है भाई, बोलो। मार्जिन अप्लाई करती है। हाँ जी, शी हैज केप्ट ऑल परचेज इनवॉइसेस विच टोटल कितना, 253,000. 253,000। 253,000, यानी कि 253,000। हर बिजनेस हैड एन ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी, 23,000, एंड टोटल सेल्स फॉर द ईयर ऑफ 315,000, ठीक है। हर बिजनेस हैड अ क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ कितनी, 22,500. Following a full inventory review at the end of the year, what is the amount of inventory loss during the year for Shreya's business? इन्वेंट्री लॉस कितना है साल के एंड पे, ये हमें बताना है। 5 मिनट काफी है सर 10 मिनट। यार, उन्हें 10 मिनट का पहाड़ा पड़ा हुआ है भाई। सर मैं बोल चलो रहा हूँ तसल्ली से कर दूं वो अच्छा होगा, फिर बाद में गलती हो जाए फिर देखता रहूंगा वही काश सही करता, इस वजह से। चलो करो 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 फटाफट, स्पीड। सो क्वेश्चन देख लिया, सोल्यूशन देखें भाई, आ जाए। सेल्स 100% थी, 315,000 100% के हिसाब से। ओपनिंग इन्वेंट्री 23,000, परचेजेस 253,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लॉस निकालनी थी, अभी निकालते हैं, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई थी, और ये आ गया भाई हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 63,000 20% के हिसाब से, ठीक है भाई। ये बात तो क्लियर है, मार्जिन है, यस। सेल 100%, ठीक है। ग्रॉस यस सर। प्रॉफिट 252 के हिसाब 1080% के हिसाब से, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, 20% के हिसाब से, ठीक है भाई। सो यस सर। ऑब्वियसली हमने ये तीन चीजें अपने ड्राइव कर ली। कौन कौन सी, एक सेल्स, एक हमें टोटल कॉस्ट हमें पता चल गई हमारी, एक हमारा हमें जीपी पता चल गया, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में थी, परचेजेस क्वेश्चन में थी, ठीक है। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में थी, बचा क्या, कुछ भी नहीं। हमने क्या करा, सेल्स निकालनी 315,000, ठीक है। हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली, हमने, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस को हमने क्या करा, ऐड कर लिया, ठीक है। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर लिया, ये भी हमारे पास पड़ा हुआ था, तो ऑब्वियसली हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लॉस 1500 निकलाएगा। क्लियर है बात या नहीं? यस सर क्लियर है। सो 1500 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन, लूकास ओन अ ग्रोसरी बिजनेस, ठीक है। Luca owns a grocery business. He applies a markup of 30%
To all goods sold, he has kept all purchase invoices which total 310,000. His business had an opening inventory of 30,000 and total sales for the year of 390,000. His business had a closing inventory value of 29,000 following a full inventory review at the end of the year. But Lucas regularly takes food home for his own use. क्या बोल, what is the amount of inventory used personally by Lucas during the year? ठीक है, क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि लूका है भाई, उसके ग्रोसरी बिजनेस है, ठीक है, मार्कअप अप्लाई करता है वो 30%, सही है भाई। तो टू ऑल गुड सोल्ड ही हैज केप्ट ऑल परचेजेस इनवॉइसेस, उसके बाद सारी परचेज इनवॉइसेस होती हैं जिसका टोटल कितना है $310,000। ओपनिंग इन्वेंट्री उसकी 30,000 थी, सेल्स उसकी साल की 390,000 थी, उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 29,000 थी। लेकिन अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, ड्रॉइंग्स। वो अप्लाई क्या कर रहा है, मार्कअप, जिसमें कॉस्ट 100% होगी, सेल कितना है 30% है ना, 130 हो जाएगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 30% हो जाएगा। हाँ या ना यार, ये तो बता दो यार, हाँ या ना। यस सर। ओके, Yes, sir. बेहतरीन, चलें जी, करें सॉल्व। सेल्स उसने हमें दी हुई है 390,000, इसके साथ ये वो हो जाएंगी हमारी 130%, ठीक है, लेस क्या भाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री बताई हुई है 30,000, ठीक है, परचेजेस हमें बताई हुई हैं 310,000, ठीक है, ड्राइंग्स हमें बताई हुई हैं 11,000, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें बताई हुई है, ओ सॉरी 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 सॉरी, ड्राइंग्स हमें नहीं But sir, बताएंगी भाई, हाँ ड्राइंग्स हमें नहीं नहीं include बताएंगी, किया। आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, ड्राइंग्स हमें नहीं बताई हुई, ये हमें निकालनी है, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 29,000, ठीक है, कॉस्ट हमारी हमें बताई हुई है ओवरऑल 100%, अच्छा जी, SCP अप्लाई करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 90,000 विच इज 30%। सारा काम हो गया, हमें सिर्फ क्या चाहिए, ड्राइंग्स। चलो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी क्या हो गई, ओपनिंग, हाँ जी, टोटल 300,000, अच्छा जी, उल्टा जा रहे हैं अब हम लोग, रिवर्स में जा रहे हैं तो कंफ्यूज ना हो जाना, रिवर्स में जा रहे हैं तो जो माइनस हो रहा है वो प्लस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो रहा है तो उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस प्लस हो जाएगी। प्लस हो जाएगा 20,000, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस हो रहा है तो प्लस है वैसे, लेकिन उल्टा जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 30,000, ठीक है, यस माइनस सर। परचेजेस, ठीक है, यस सर। 11,000 आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारी ड्राइंग्स कितनी हो गई, 11,000 की। आत्मा पे कोई बोझ है, कोई मसला है, कोई समस्या है? सर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। हाँ सर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी वो ऑफिस की मैं बिल्कुल 9:30 बजे होगा आज, तो वाइंड अप करते हैं, फिर
दूसरी क्लास में बाकी आगे चलते हैं, अगर आप बुरा ना माने। बेटा चैप्टर खत्म हो गया। खत्म हो गया सर? हाँ जी। बस गुड हो गया सर। एक और चीज, एक क्वेश्चन हमें दे दे, थोड़ा सा मुश्किल हो, फिर हम आपको दिखाएंगे सर, ये हमें मिल जाएंगे ये नोट्स। बेटा ये नोट्स जो है ना वो होते हैं क्लासरूम के अंदर होते हैं, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। सर ये तो MA2 के या FA2 के है? ये है बेटा FA2 और FA। ये FA2 और FA की है, अच्छा, यानी कि F3। F3 के?